नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम इकोनॉमी का जो सेशन हमारा होगा, दूसरा होगा। ये पहला सेशन चैनल पे अपलोडेड है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आज का जो ये टॉपिक है, ये कृषि और संबद्ध क्षेत्र। इससे लास्ट ईयर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। ये सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में आए हैं। उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाई वन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के बारे में सही है। तो ये प्रश्न आया होगा, उसमें से 4 कथन दिए गए होंगे और इसमें से पूछा गया था कि सही कथन कौन सा। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये सही कथन है। जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि तथा वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में करेक्ट डिटेल है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम यानी सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है। तो सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना तथा कृषि भूमि के में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। तो ये सारे जो मतलब उद्देश्य दिए गए हैं, ये किसके हैं? तो ये हैं सॉयल कार्ड हेल्थ स्कीम के, एस सॉयल कार्ड हेल्थ स्कीम। ठीक है, यानी SCHS। इसके बाद राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना SHCS का शुभारंभ कब हुआ? 19 फरवरी 2015 को हुआ। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वस्थ धरा खेत हरा नारे के साथ किया था। कहाँ पे किया था? तो वो राजस्थान के सूरतगढ़ में किया था। तो इसमें से 2-3 फैक्ट आपको याद रखने के लायक हैं। एक तो SHCS का जो शुभारंभ हुआ वो हुआ 19 फरवरी 2015 को। उसके साथ एक नारा दिया गया, उस नारे का नाम है स्वस्थ धरा खेत हरा। और ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू किया गया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है ट्यूबवेल सिंचाई के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का है। ट्यूबवेल के बाद फिर क्या आता है? फिर नहर आती है, नहर के बाद फिर तालाब आते हैं। ठीक है, किसान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। इसके बाद भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? तो वो 1974 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई थी। कब? तो वो विश्व बैंक के द्वारा प्रायोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? तो 2017 में की गई। इसके बाद कृषि जनगणना 2015-16 से कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पे वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% हैं, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों यानी कुल फसल क्षेत्र के मालिक हैं। ठीक है, राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। और इसके बाद राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए ये सही थे। इसके बाद बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है कितनी है? तो वो 444 ग्राम प्रतिदिन है। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रारंभ की गई। तो कब की गई? वो 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया किसको? तो वो प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ पहल योजना को। ठीक है, भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है क्या? खाद्यान्नों का निर्यात करना। ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया किसने किया? तो HDFC बैंक ने प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में सत्य कथन है क्या क्या है? 3 कथन दिए गए हैं। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आबादित करेगा। नेक्स्ट है इसमें महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। और 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार को मुखिया होंगी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से रिलेटेड है। इसके बाद है भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित करता है। तो कौन विनियमित करता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ठीक है, इसके बाद कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। तो इसमें प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, ये विकास है, सरकारों द्वारा शीतगृह सुविधाओं को स्थापित करना। तो ये सार्वजनिक निवेश माना जाता है किसमें? एग्रीकल्चर में। इसके बाद विगत 5 वर्षों के दौरान कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो क्या क्या हैं ये? धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल अधिक है
और कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ठीक है, इसके बाद इसमें है नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास के लिए कितने टास्क फोर्स गठित करने हेतु साझेदारी की गई है, तो वो नॉर्वे के साथ साझेदारी की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा तथा पंजाब में से ट्यूबवेल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है किसका, तो उत्तर प्रदेश का है, हमने ऊपर देखा। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे क्या जाना जाता है, तो उसे लघु किसान के नाम से जानिए, लघु कृषक जाना जाता है। और जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लाखों करोड़ों पुरुषों एवं स्त्रियों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोग पूर्ण निष्पादन की भावना भर देना संदर्भित है किससे, तो यह है सामुदायिक विकास से। 2 कथन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। दूसरा कथन जो दिया गया है, ये कारण दिया गया है इसका, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद ई-नैम के बारे में दिया गया है, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को क्रियान्वित करने के लाभ हैं, क्या क्या हैं। पहला है, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। दूसरा है, यह कृषकों हेतु राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पादन की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो ये है कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपभोग को रोकना। ठीक है, ये किसका उद्देश्य है, ये राष्ट्रव्यापी मृदा कार्ड स्कीम का। भारत में कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है क्या, तो मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार तथा जोतों की हदबंदी। ओके, इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है, ये घट रहा है हमेशा। इसके बाद एनएसएसओ के 70वें चक्र से चलित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार क्या क्या है, हम पढ़ते हैं सारे। पहला है, राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। दूसरा है, केरल में 60%, ये माइनस नहीं है, केरल 60% से अधिक लोगों ने अधिकतम अन्य गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुमानित 18.05 मिलियन कृषक परिवार थे, जो देश में कृषक परिवारों का कितना है, 20% है। ठीक है, तो ये सारे जो डिटेल हैं इनको आप याद रखिएगा। एफएओ के बारे में है, एफएओ वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार कॉफी उत्पादक शीर्ष 5 देशों का अवरोही क्रम है क्या, सबसे पहले नंबर पर ब्राजील, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, फिर कोलंबिया और फिर इथियोपिया। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं, तो पहला उपाय है कृषि कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग तथा उर्वरकों का प्रयोग आदि। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल किया गया है क्या क्या, तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला तथा कृषि अभियांत्रिकी आदि को। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने प्रतिस्थापित किया किसको, तो खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को। 7 जून 2023 को वर्ष 2023-24 हेतु धान सामान्य तथा धान ग्रेड, ये ग्रेड है, धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया, तो वो कितना है, तो वो है 2183 रुपये धान सामान्य का, और जो धान ग्रेड ए है उसका मूल्य 2203 रुपये। राज्य है, सहतूत रेशम का शीर्ष उत्पादक राज्य है कौन सा, तो वो है कर्नाटक। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, भारत किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है क्या, तो बीज, उर्वरक, जल प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में सकल मूल्य वर्धन यानी जीबीए में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है कितना, तो वो 18.3% है। ठीक है, कभी पहले के टाइम में ये 50 से ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन ये धीरे धीरे घट रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत कितना है, तो वो है 57.8%। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है कितना, तो लगभग 55% के।
इसके बाद विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि निर्यात का संवर्धन करना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, तो किसमें है? वो कृषि क्षेत्र में है। भारत में श्रमिक बल में प्रायः अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं, कितने? तो वो लगभग 55% लोग निर्भर हैं। विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है, व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है, जो भारतीय मॉडल है। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ के से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या हो रहा है? निरंतर कम होता जा रहा है, हमने ऊपर देखा है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह तथा अबुल कलाम आजाद में से भारत से सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे, कौन? तो वो चरण सिंह समर्थक नहीं थे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काष्ठ सुधार तथा बहुफसलीय योजना में से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो बहुफसलीय योजना। सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? तो वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तंबाकू, कपास, सोयाबीन तथा रबर में से एक नगदी फसल नहीं है, तो सोयाबीन जो है वो नगदी फसल नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है ये। और गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है, कब? ताज निकलने की अवस्था। वर्ष 2022-23 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन अनुमानित है कितना? तो वो है 112.74 मिलियन टन। ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे से एक प्रश्न है, 2022-23 के अनुसार देश में गेहूं उत्पादन 2021-22 की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद पंजाब। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में चावल उत्पादक 3 शीर्ष राज्य हैं, तो सबसे पहला पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। इसके बाद भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो वो हुआ 1985 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई, कब? 1999 और 2000 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया, कब? बजट 2004-05 में। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई, तो वो 1992 में लागू की गई। और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में वर्ष 1974-75 में शुरू किया गया था, तो ये जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए कमांड विकास या कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पे? तो वो लखनऊ में स्थित है। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया, तो कितने? तो वो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। उसके बाद राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया, तो 5 मई 2005 को शुरू किया गया। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो बागवानी क्षेत्रों में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था करना तथा मानव संसाधन विकास करना। 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधित है, किससे? तो वो पेंशन और बीमा लाभ से संबंधित है। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई, कब? तो वो 1971 में आरंभ की गई। गन्ने की उचित मूल्य एवं लाभप्रद कीमत, जिसको हम एफआरपी कहते हैं, अनुमोदित करता है, कौन करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसको मतलब अनुमोदित करती है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एमएसपी और एक होता है एफआरपी। ठीक है। तो एफआरपी का जो निर्धारण है वो तो मंत्रिमंडलीय समिति करती है, और एमएसपी का जो निर्धारण है वो करता है सीएसीपी, यानी कृषि मूल्य लागत आयोग। ठीक है। इसका गठन हुआ 1985 में, इसका गठन हुआ था, और 24 फसलों के लिए ये एमएसपी प्रोवाइड करते हैं। अब एमएसपी को प्रोवाइड करने का जो मतलब एक मेथड होता है कि किस किस फसल को, या कारक कौन कौन से हम ये कह सकते, तो उसमें सप्लाई है, डिमांड है, फिर प्रोडक्शन कितना आ रहा है, फिर जो नेशनल और इंटरनेशनल खपत है उसकी सारी बातें, ये सारी चीज़ें करके उसकी एमएसपी को डिसाइड किया जाता है। उसमें मतलब लेबर भी यूज किया जाता है कि श्रम कितना लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, और जो पिछला एमएसपी है उसको भी कैलकुलेट करके सारी चीज़ें करने के बाद ही किसी फसल की एमएसपी दी जाती है। ये न्यूनतम फसल मूल्य है ये। ठीक है, किसी भी फसल का, कि अगर मान लिया मार्केट में किसी भी फसल का मूल्य बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है और किसान यहाँ पे है, वो बेचेगा तो उसको लॉस होगा, तो सरकार खुद आगे आती है और वो कहती है कि भाई इसका इतना मूल्य का लागत है तो हम इसको खरीदेंगे, इससे किसानों को लाभ होता है फिर। ठीक है। और इसको न देने और देने दोनों के भी अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, कभी आगे डिस्कस करेंगे कि
इसमें WTO का क्या रोल है, क्या नहीं रोल है, वो सारी चीज़ें कभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने MCQ को कवर अप करते हैं, ठीक है। तो जो FRP है, इसको जो डिसाइड करता है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है, और MSP जो डिसाइड करता है वो कृषि लागत एवं कीमत आयोग या कृषि लागत और मूल्य आयोग ये करता है, ठीक है। वर्ष 1997-98 के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सत्य है क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा C2 लागतों से, ठीक है। कृषि लागत और कीमत आयोग यानी CACP वर्तमान में MSP के अंतर्गत अनुशंसा करता है कुल 22 फसलों की मूल्य की गणने हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाता है, ठीक है। अभी ये 24 फसलों के लिए है, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, गन्ने के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन कौन करता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ कब? तो वर्ष 2007-8 में प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 2007 में प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी, मृदा उत्पादकता एवं उर्वरता का संरक्षण तथा खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना, ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालों, बाद में मोटे अनाज भी शामिल किए गए हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फसलें सम्मिलित हैं कौन कौन सी? तो चावल है, गेहूं है, दलहन है, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित हैं। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ कब से? तो ये 2007-8 की रबी की फसल से प्रभावी हुआ। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के संदर्भ में भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है कितना? तो वो है 139.90 मिलियन हेक्टेयर। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार 2019-20 में भारत की औसत फसल गहनता तो वो है 151.08%, ठीक है। उसके बाद ये कुछ पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन है, जो क्रांतियां हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति या पीत क्रांति सरसों उत्पादन या तिलहन उत्पादन, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? तो वो पंतनगर है। और वर्ष 2015-16 से 2021-22 की अवधि में मसाले, दलहन, ताजे फल तथा वनस्पति तेल में से अधिकतम आयात रहा किसका? तो वनस्पति तेल का अधिकतम आयात रहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज की कीमत बढ़ने का उद्देश्य इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। ऑपरेशन फ्लड का संबंध तो ये दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय यानी ये सेकंड है, सेकंड का संबंध तो वो दुग्ध आपूर्ति से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें 1950 से 1990 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुना से भी अधिक हो गया, फिर भी सही अर्थों में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी। इसके कारण क्या है? ठीक है, तो इसके कारण है हरित क्रांति का देश के छोटे छोटे खंडों तक ही सीमित रहना, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक होना तथा मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल देना, ये सारे कारण हैं इसके। हरित क्रांति से भारत के सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं कौन कौन? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित हैं तो भारतीय कृषकों की सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न की क्षति को कम से कम करना तथा फसलों के भंडारण में सुधार करना। कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है तो उसको कहते हैं जैविक खेती। और इसके बाद ये कथन और कारण का प्रश्न है। भारत में खाद्यान्न उत्पादनों में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन ये सही करता है, ठीक है। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति अल्फांजो। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इनको हम नॉफेड कहते हैं, ये कृषि विपणन से संबंधित है। और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है? तो वो है नॉफेड। इसके बाद गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल का उद्देश्य क्या है? तो यह है उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना एवं समूह उपागम क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना। इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हिस्सेदारी का है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित किया जाता है तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति के अधिनियम से, ठीक है।
संघ सरकार के ब्याज सबसेशन स्कीम में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर क्या है? तो वो है 4%। ठीक है। किसी फॉर्म में चल लागत, पूंजी एवं बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल एवं भूमि राजस्व में से एक शामिल नहीं है, तो वो भूमि राजस्व। कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो वो उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन तथा संगठन इत्यादि। भारत में कृषि वित्त को दो स्रोतों में बांटा जा सकता है। तो दो स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो संस्थागत स्रोत है, जिसमें सहकारी समितियां, बैंक और व्यापारिक बैंक आ जाते हैं, उसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकार आ जाती है। और दूसरा जो है वो गैर संस्थागत स्रोत है, जिसमें कि महाजन, सूदखोर, संबंधी, रिश्तेदार, ये सब आ जाते हैं। किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित है क्या? तो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर सरकारी उधारकर्ता। इसके बाद दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो भूमि विकास बैंक द्वारा। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत रहा कौन सा? तो वो वाणिज्यिक बैंक रहा है। नाबार्ड की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में कृषि शाख के अंतर के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो वाणिज्यिक बैंक से सबसे ज्यादा जाता है, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद सहकारी बैंक से। ठीक है। कृषि एवं संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत शाख प्रदान कर रहा है कौन? तो वो विदेशी निजी बैंक। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी और सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना उपयुक्त अंश संबंधित है किससे? तो ये सामुदायिक विकास से संबंधित है। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। इस कथन का तात्पर्य क्या है? खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। ठीक है। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए प्रभावी कारण क्या है? तो वो है ग्रामीण निर्धनता। बजट 2023-24 के अनुसार खाद्यान्न पर दिया जाने वाला अनुदान कितना था? तो यह था 1,97,350 करोड़ रुपए। इसके बाद कृषि एवं मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको हम CACP कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय तथा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। इसके बाद समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्न में की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है क्या? कृषि मूल्यों की इसमें स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य तथा सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। इसके बाद MSP के संदर्भ में सही कथन है। क्या कथन है? यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई, हमने पहले डिस्कस किया इसको। और गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। हमने सिर्फ आपको बताया ना, गन्ने के लिए सिर्फ एक अलग होते हैं, बाकी जो 24 की 24 फसल है उसके लिए यही है। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है उसी को हम कहते हैं अधिप्राप्ति मूल्य। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वो जानी जाती हैं वसूली कीमतों के नाम से। ठीक है। विश्व में सब्जियों का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो वो वाराणसी में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। मूंग, मसूर, उड़द, मटर तथा अरहर दलहनों में से वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक आयात किया गया। तो क्या मटर आयात सर्वाधिक किया गया? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में खली, कच्ची कपास, चावल तथा मसालों में से भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु क्या रही है? तो वो रही है चावल। जिसके बाद सुनहरी चावल में प्रचुरता सृजित की गई, तो ये विटामिन ए की। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वो है विश्व बैंक। 13 जनवरी 2016 को घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमाकृत करती है चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को। करीब 2007 मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कहाँ पे? तो वो कर्नाटक में लागू की गई थी। विश्व में एकमात्र देश जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार का उत्पादन करता है तो वो है भारत। भारत विश्व में चीनी का उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण जनसंख्या का दबाव और प्रचंड बेरोजगारी तथा भू जोतों के आकार का छोटा होना।
क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो मतलब खेत हैं वो सीमांत किसानों के पास सबसे ज़्यादा हैं, तो वो 1 हेक्टेयर से कम उनको हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा उनके पास हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भू जोत हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं फिर, है ना। भारत की काली मिट्टी बहुत उपयुक्त है कपास की फसल के उत्पादन के लिए। भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है क्या है, तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा खाद्यान्न आपूर्ति के लिए। इसमें पहला दिया गया है, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना वर्ष 1985 में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कुल 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, तो ये सारे कथन सही दिए गए हैं। हरियाली योजना संबंधित है किससे, तो वो जल प्रबंधन से संबंधित है। और विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से है। ठीक है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है किससे, तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है ये। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कब, तो वो 2008 में प्रारंभ किया गया। और भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो वो 2011 और 12 में आरंभ किया गया। इसके बाद भारत में कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है, तो राज्य सरकारों द्वारा कर लगाया जा सकता है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, तो ये स्थायित्व विहीन यानी लोच पाई जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई कब, तो वो 1998 टू 99। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई, तो वो हुई वो पंतनगर में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान स्थित है कहाँ पे, मैसूर में। और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट ये स्थित है हैदराबाद में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे, तो वो झांसी में स्थित है। और वर्ष 2000 में नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कहाँ पे, तो ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया। और कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग उदाहरण है, तो पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का ये उदाहरण है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था इसके बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो उद्योग क्षेत्र पर होगा। इससे भी पूरी सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 यहाँ पे टेकअप की हैं। ठीक है, तो ये पूरा जितना भी डिटेल था ये कृषि और संबद्ध क्षेत्र से था। इससे लास्ट ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इनका एक अब मतलब अपने लेवल पे आप नोट्स एक बना लीजिएगा जिनका एक रिवीजन आप बार बार कर सकें। ठीक है, बाकी इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।